क्या हालचाल है मेरे प्यारे परिंदे। उम्मीद है कि जबरदस्त होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत जबरदस्त चल रही होगी। तो ये हम लोग का तीसरा वीडियो है जो साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड प्रश्न के लिए बना रहा हूं। इसमें मैं आपको छाट करके 2015 से 24 तक के प्रश्नों को लाया हूं, फिजिक्स के, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों को मिला करके, जो बार बार रिपीट किए गए, जो हर साल कहीं ना कहीं बार बार आते रहते हैं। तो इन प्रश्नों को आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो मुझे उम्मीद है कि इस 20 प्रश्न में से आपको एटलीस्ट 5 से 7 प्रश्न श्योर आएगा ही आएगा बच्चे। तो चलो करते हैं शुरुआत किसी विलंबता के, ठीक ना। देखो सबसे पहले पहला प्रश्न क्या दिया बच्चे कि जल को जीवाणु रहित करने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, लगभग हर साल देता है, लगभग हर साल बच्चे दे ही देता है कि जल को जीवाणु रहित, मतलब जल जो होते हैं उसको हम किसी भी तरह का उसमें कीटाणु न रहे या कीटाणु पड़ गए हैं तो उसको मारने के लिए किस तरह के दवा डाला जाता है या किस तरह का केमिकल डाला जाता है। तो बच्चे जीवाणु रहित करने के लिए ना इसमें ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं बच्चे, ठीक है ना। इसमें ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता है पानी में, जैसे कुआं वहां हो गया, पहले जमाने में लोग कुआं से पानी पीते थे तो कुआं को लोग साफ करने के लिए, कुआं के पानी में कीटाणु पड़ते थे, कीड़िया पड़ती थी, तो उसको साफ करने के लिए लोग ना उसमें डालते थे ब्लीचिंग पाउडर, जिसकी वजह से वह कुआं के कीटाणु सारे मर जाते थे, ठीक है बच्चे। तो पानी को जीवाणु रहित करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। अब वैसे ही प्रश्न नंबर 2 देखते हैं कि एक अश्वशक्ति, एक एचपी में कितने वाट होते हैं, कितने वाट का पावर होता है भैया। तो अब देखो एक अश्वशक्ति में 746 वाट होता है बच्चे, इसका 746 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब वैसे ही देखते हैं पीतरस का स्राव कहां पे होता है। ये प्रश्न नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ये भी आपके ना बायोलॉजी के प्रश्न है, ये भी लगभग हर साल दे ही देता है कि पीतरस का स्राव कहां पे होता है। तो मेरे बच्चे पीतरस जो बनता है ना, बहुत लोग सोचते हैं कि पीतरस का स्राव जो होता होगा वो पिताशय में होता होगा, लेकिन गलत है भैया। पीतरस का स्राव ना आपका यकृत होता है, यकृत लीवर में होता है बच्चे, इसको बोलते हैं यकृत, ठीक है ना। ये आपका लीवर में होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं बच्चे 4 नंबर क्या बोल रहा है कि पराग कोश में पाया जाता है। पराग कोश में क्या पाया जाता है? बाह्य दल नहीं, अंडाशय नहीं, परागकण, हाँ ये परागकण पाया जाता है। पराग कोश में बच्चे ये परागकण ही पाए जाते हैं, बीजांड भी नहीं पाया जाता है, ठीक है। अब यहां पर प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, क्या बोल रहा है ना कि विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है वह किस, उसमें क्या लगा होता है, कौन सा धातु लगा होता है। आप लोग देखे होंगे जो विद्युत बल्ब बलता है लाल वाला हो, उसमें कौन सा धातु लगा होता है बच्चे। तो उसमें नाइक्रोम होता है, स्टील होता है, टिन होता है, नहीं उसमें टंगस्टन होता है, ठीक है बच्चे, उसमें टंगस्टन लगा होता है विद्युत बल्ब में। अब अगला बोला कि रुधिर के कितने प्रकार, कितने समूह होते हैं, कितने प्रकार होते हैं। जो हमारे खून होते हैं उसके कितने प्रकार होते हैं बच्चे। तो रुधिर या खून के 4 प्रकार होते हैं। क्लियर बच्चे, इसके 4 प्रकार होते हैं। ये प्रश्न नंबर 7 क्या दिया है ना कि विद्युत धारा को मापा जाता है। जो हमारी विद्युत धारा जो घर में प्रवाह होते हैं या फिर कहीं पे प्रवाह होते हैं विद्युत धारा, उसको किस में मापा जाता है? विद्युत जनित्र में नहीं, विद्युत धारा मापी से नहीं, एमीटर से। हाँ भैया एमीटर से मापा जाता है। जो हमारा विद्युत धारा होता है बच्चे उसको एमीटर के द्वारा मापा जाता है। क्लियर है बच्चे। अब वैसे ही प्रश्न नंबर 8 हमसे क्या बोल रहा है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए जो यंत्र होता है उस यंत्र को क्या बोलते हैं। विद्युत धारा के यंत्र को क्या बोलते हैं जो विद्युत धारा उत्पन्न करता है? तो भैया जनरेटर बोलते हैं, जनित्र। जनरेटर नहीं देखे हैं, जनरेटर से ना विद्युत धारा उत्पन्न होता है, उसी को बोलते हैं विद्युत धारा उत्पन्न करने वाला यंत्र। अब अगला देखिए प्राकृतिक परितंत्र क्या है। कौन सा ऐसा परितंत्र है जो प्राकृतिक है, कृत्रिम ना हो। तो भैया खेत हम लोग अपने हाथ से बनाते हैं, कृत्रिम हो जाता है। जल जीवशाले, जिसमें जल में जो चीज जीवशाला मतलब कि जीव ऐसा हो, घर साला मतलब होता है घर, तो किसका घर भैया? जीव वाला घर। तो जीव जो रहते हैं, जिस जीव जो जल में रहने वाले जीव है उसका घर जो होता है वो इंसान ज्यादातर बना देता है, जैसे गड्ढा, तालाब, पुखार, तो वो इंसान द्वारा निर्मित हो सकता है। गमले भी इंसान द्वारा निर्मित हो सकता है, लेकिन वन तो इंसान निर्मित करता है, लेकिन ये प्राकृतिक रूप से होता है। वन जो होता है, वन इंसान नहीं निर्मित कर सकता है। इंसान बगीचा लगा सकता है लेकिन वन नहीं निर्मित कर सकता बच्चे। तो वन जो होता है वो क्या होता है ना कि वो एक प्राकृतिक रूप से होता है। क्लियर बच्चे। वो थोड़ा सा इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा कि ये वन होता है जो ये प्राकृतिक द्वारा होता है मेरे बच्चे। और ये ना ये आपके बोर्ड में 2024 में आया हुआ है, सब आए हुए ही प्रश्न है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं छाट के बड़ी मुश्किल से आप लोगों के लिए लाया हूं बच्चे, ठीक है ना। ध्यान से पूरे वीडियो को आराम आराम से पढ़ लो बच्चे, आपको श्योर है कि 7 से 8 नंबर आएगा ही आएगा। और मुझे पता है कि बोर्ड का पेपर बहुत पास में आ चुका है, अब पूरा बुक और सिलेबस नहीं पढ़ना है, आप उतना पढ़ भी नहीं पाओगे, टाइम भी नहीं है।
भाई इस वीडियो को थोड़ा अच्छे से आप लोग पूरे के पूरे आराम से देख के पढ़ लीजिए। और आपको अगर पढ़ने में मन नहीं लग रहा है या पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही है तो उनसे जाके पूछिए जिनके ऊपर पूरे घर की जिम्मेदारियां है और ऊपर से पढ़ाई भी लेके साथ में चलना हो रहा है। उनसे पूछिए क्या होती है घर की जिम्मेदारी। इंसान को ना घर की जिम्मेदारी और बोर्ड के पेपर का प्रेशर या किसी चीज का प्रेशर अकेले रहना और पढ़ना सिखा देता है। अगर आप अकेले नहीं रह पा रहे हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं, इसका मतलब ना आपके ऊपर घर की जिम्मेदारी है और ना ही प्रेशर बोर्ड के पेपर का कोई प्रेशर है। ठीक है बच्चे, तो आप अच्छे से पहले अकेले होकर पढ़ाई करो, दोस्ती यारी सब छोड़ो कुछ दिनों के लिए, जब तक कि आप पढ़ने में अच्छे ना हो जाते हो, जब तक कि आपको सफलता ना मिल जाती है। ठीक है बच्चे, तो देखते हैं अगला प्रश्न इसका कि ईंधन और औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है। कौन सा ऐसा है इसमें कंपाउंड है जो ईंधन और औषधि दोनों के रूप में प्रयुक्त होता है बच्चे? तो एथेनॉल है। ठीक है ना, वो एथेनॉल ईंधन और औषधि के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। जो हीटर का तार होता है वह किस चीज का बना होता है? प्रश्न नंबर 11 देखते हैं कि हीटर का तार किसका बना होता है बच्चे? तो ये नाइक्रोम का होता है। हीटर का तार बच्चे नाइक्रोम से बना होता है, जो कि बिल्कुल लाल हो जाता है, रेड, बहुत गर्म हो जाता है। देखते हैं आप लोग, तो नाइक्रोम का होता है। एनटीपी पर अधातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। कौन सी ऐसी धातु है बच्चे जो एनटीपी पर ना द्रव अवस्था मतलब पानी की अवस्था में रहेगी? एनटीपी समझते ना, रूम के टेम्परेचर पे। ठीक है, अधातु होगा और पानी की तरफ बह रहा होगा। वह कौन सा होता है पता है? इसमें होता है मेरे बच्चे, इसमें ब्रोमीन होता है। इसमें ब्रोमीन होता है, क्लोरीन नहीं होता है, फ्लोरीन नहीं होता है, आयोडीन भी नहीं होता है। ठीक है बच्चे, ये आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ठीक है बच्चे, मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से बहुत मजे मजे में कर रहे होंगे। ठीक है ना, आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है बच्चे, और इसको अच्छे से सीख करके बोर्ड में जाओ मेरे प्यारे बच्चे, पढ़ के बढ़िया नंबर लाओ, बेस्ट। जब आप बोर्ड में अच्छा नंबर लेकर आओगे तो आपके नंबर से देखकर आपके घर वालों को ज्यादा खुशी होगा। बच्चे इस खुशी से मुझे एक छोटी सी लाइन याद आ रही है तुम्हारे लिए कि देर हुई जीत कर आने में, कि देर हुई जीत कर आने में तो तुझे तेरी खुशी, कि देर हुई जीत कर आने में तो तुझे गले से लगाएगा कौन? कि देर हुई जीत कर आने में तो तुझे गले से लगाएगा कौन? और माता पिता के जीते जी, और माता पिता के जीते जी आप सफल हो जा मेरे प्यारे बच्चे, वरना तुम्हारी खुशी पर, तुम्हारी जीत पर इतराएगा कौन? कोई तो होना चाहिए इतराने के लिए ना। और पता है कौन सबसे अधिक इतराता है आपके खुशी और जीत पे? आपके माता पिता और दूसरे आपके गुरुजन। बाकी सबको तो जलन ही होती है भैया, चाहे कोई आपका कितना भी करीबी हो जाए। इसलिए मैं कहूंगा आपसे कि आप अच्छे से बोर्ड की तैयारी करो, अच्छे से मेहनत करो, अब टॉप करने की कोशिश करो, अच्छे से बेस्ट नंबर लाओ मेरे बच्चे। ठीक है बच्चे, अब देखते हैं प्रश्न नंबर अगला। तो मेरे बच्चे अब 13 नंबर का प्रश्न क्या बोल रहा है कि बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन वाला तत्व है, तो वह किस तरह का तत्व होगा? धातु, अधातु, उपधातु या निष्क्रिय? मेरे बच्चे बड़े बड़े आसान सा सिंपल सा कंसेप्ट है, इसको समझो पहले। आप कंसेप्ट समझो फिर इसको हल करना। कोई भी अपना तत्व होता है ना तो उसका ऐसे गोल गोल इलेक्ट्रॉन उसके आगे पीछे घूमते हैं और ये इसका कक्ष होते हैं, इसके ये कक्ष होते हैं। ठीक है, तो होता क्या है मेरे बच्चे, इस कक्ष में जो बाहरी कक्ष होता है ना, जो भी कोई जितना भी हो, चाहे 2 गो, चाहे 3 गो, चाहे 4 गो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, चाहे उसका कक्ष छोटा हो चाहे बड़ा हो। बस यहाँ पर ये होता है कि जो बाहरी कक्ष होगा उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने की इनकी मतलब की इच्छा रहती है कि मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। जैसे इंसान है, जैसे तुम हो बोर्ड में पढ़ रहे हो, अब तुम्हारी इच्छा क्या होगी कि मेरा बोर्ड में 550 से ऊपर नंबर आ जाए, 580 आ जाए, 590 नंबर आ जाए। अब लास्ट 600 हो सकता है, 600 से अधिक नंबर ला लोगे? कतई नहीं। अब कहोगे हम 650 नंबर लाएंगे, हाई स्कूल में ला पाओगे? कब हो ना, भरोसे नहीं है ऊपर। ये भी नहीं सोचोगे कि हमारा 600 से ढेर कम आए, सोचोगे कि 590 599 मेरा आ जाए। अब 500 से ढेर कम रहेगा, मान लो कि तुम्हारा आ गया 450, तो सोच सकते हैं और ही बढ़ जाए भाई, 599 मेरा हो जाए, 600 मेरा हो जाए। ऐसा होता ना, तो एक लिमिट होता है उसका भी। वैसे ही इलेक्ट्रॉन का भी एक लिमिट है कि कम नहीं रखेगा, बेसियो नहीं रखेगा। इसका लिमिट है 8 गो। अगर 8 गो से अधिक हो जाएगा तो उसको निकाल के फेंक देगा। 8 गो से कम रहेगा तो इलेक्ट्रॉन मांगेगा। और जब 8 गो से कम रहता है ना तो वो अधातु होता है, 8 गो से अधिक होता है तो धातु हो जाता है बच्चे। ठीक है, और 8 गोला में वो निष्क्रिय एक सिंपल रहता है बच्चे। ठीक है ना, 8 गो से कम वाले में जिसका बाहरी कोश 8 से कम हो गया अधातु, 8 से अधिक हो गया तो धातु। क्लियर है बच्चे? अब अगला देखते हैं, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होगा? मेरे प्यारे परिंदे, शुद्ध जल जो होता है ना उसका जो पीएच वैल्यू होता है मेरे बच्चे वह 7 होता है। कहीं पर भी शुद्ध जल का पीएच वैल्यू 7 होता है। जिसका भी पीएच वैल्यू 7 आ गया वो न्यूट्रल हो जाता है, निस्वाद हो जाता है। ठीक है ना, ना अम्ल होता है ना क्षार होता है। अगर वही 7 से अधिक हो गया तो वो आपका पता हो क्या होगा, वो क्षार हो जाएगा। और वही 7 से कम हो गया तो अम्ल हो जाता है। जिसका पीएच मान 7 से थोड़ा सा भी कम ना
वो हो जाएगा अम्ल, और जिसका पीएच वैल्यू 7 से थोड़ा सा भी अधिक हो गया तो वो आपका क्षार हो जाता है, और 7 पे रहेगा तो न्यूट्रल, ना इधर ना उधर, बीच बीचवा। ठीक है बच्चे, तो वैसे ही देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होगा अगला प्रश्न नंबर 15 में। तो ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है सोडियम कार्बोनेट इंटू 10:2। नहीं, ये देखो इसका देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड ये भी नहीं होता है, पोटेशियम कार्बोनेट ये भी नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। क्लियर है बच्चे, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। मेरे बच्चे लाइट आज भी कट गई है। हर रोज स्थिति ये हो रही है कि जब लास्ट प्रश्न जा रहा है ना उस टाइम पे लाइट कट जा रही है। ये साइंस की 3 सीरीज थे, तीनों में अभी तक लास्ट प्रश्न लाइट कटा है और आज भी कट गया मेरे बच्चे। चलो कोई बात नहीं, अभी तक लाइट बिना पढ़ रहे थे, आज बिना लाइट के पढ़ लेंगे। देखिए क्या बोला है कि मनुष्य में गुण सूत्रों की संख्या कितनी होती है। मनुष्य में जो गुण धर्म का सूत्र मिलता है बच्चे वो कितनी संख्या होती है, तो उसकी संख्या 46 होती है मेरे बच्चे। ठीक है, और अगला प्रश्न नंबर 17 बोल रहा है कि मानव जनन तंत्र के जो मानव जनन तंत्र होते हैं बच्चे, जनन तंत्र के किस भाग में कॉपर टी को लगाया जाता है, किस भाग में कॉपर को लगाया जाता है। तो पता है किस में लगाया जाता है बच्चे, वह लगाया जाता है गर्भाशय में। गर्भाशय में मानव के कॉपर टी लगाया जाता है। अगला है कि मानव नर में यौन आरंभ किस आयु के मध्य प्राप्त होता है। जो मानव नर है उसमें यौन आरंभ किस उम्र में शुरू हो जाता है बच्चे। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो 13 से 14 वर्ष हो जाएगा। 18 और 21 और 10 से 12 नहीं होता है, वो होता है 13 से 14 वर्ष में शुरू होता है। क्लियर है मेरे बच्चे। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चे हम लोग पहुंच गए लास्ट प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 19 क्या बोल रहा है ना कि मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनाया जाता है। तो जो मानव नेत्र होती है, जो इंसान की आंखें होती हैं, यह प्रतिबिंब जो बनाती हैं बच्चे वो रेटिना पे बनाती हैं। वह कहां बनाती है बच्चे, रेटिना। इसमें कहां है, ये है रेटिना पर। ठीक है, रेटिना पे बनाती हैं। अब अगला प्रश्न नंबर 20 और लास्ट प्रश्न है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चे। जितना मैं बोलूं उससे कम पड़ जाएगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ध्यान से इसको पढ़ के जाइएगा मेरे बच्चे। ठीक है, दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन से लेंस का प्रयोग होता है। किस लेंस के प्रयोग से हम दूरदृष्टि दोष होती है उसका निवारण करते हैं। पहले तो आप ये समझो कि दूरदृष्टि दोष होता क्या है। दूरदृष्टि दोष होता क्या है, तो दूरदृष्टि दोष में ना नियारा का वस्तु नहीं लौकता है। देखो बच्चे, जब दूरदृष्टि दोष आपको हो जाएगा तो उसमें पास की वस्तु नहीं दिखेगी, और निकट दृष्टि दोष हो जाएगा तो उसमें दूर की वस्तु नहीं दिखती है। इसके नाम के विपरीत उल्टा काम होता है। और बात रही इसके लेंस के कि इसके निवारण के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो इसके लिए एक ट्रिक होता है मेरे बच्चे कि ड्यूना एक ट्रिक आप समझिएगा। ड्यूना ये क्या बताता है ना कि दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है मेरे बच्चे। इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। यानी कि आपको यहां पर किसका बोला है, दूरदृष्टि का ना, तो दूरदृष्टि में हो जाएगा उत्तल लेंस। कौन सा लेंस बच्चे, उत्तल लेंस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। क्लियर बच्चे। अब आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। और जल्दी मैं मिलूंगा इसकी सीरीज अगला लेकर के आपके सामने मैं आऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।